क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा माहेश्वरी, लेकर हाजिर हूं सियासत, जहां बात होती है आपसे ही जुड़े मुद्दों की, जिन पर सियासत हावी है। हमारी कोशिश होती है कि इसी सियासत के मायने आपको समझाने की और इसके पीछे की हकीकत को सामने लाने की। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो पूरा देश जहां 16 दिसंबर की रात के बाद से सन्न है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये जो मामला है एक सुलगता सवाल बन गया है, वहीं आपको बताते चले कि अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो चली है। जी हां, हर कोई अपनी राय जाहिर कर रहा है और इसी सिलसिले के बीच आसाराम बापू भी कुछ बोलते नजर आए। उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसे लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। जी हां, बात करें आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू की, जिन्होंने 16 दिसंबर की रात चलती बस में हुए गैंगरेप मामले पर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो पीड़ित लड़की हाथ पैर जोड़ती उन आरोपियों के सामने या फिर उनमें से किसी को भाई बना लेती तो शायद वो बच सकती। इतना ही नहीं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बचती। क्या कुछ कहा है आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू ने, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है, कहीं ना कहीं लड़की का ही दोष है। वो चाहती तो उन दोषियों में से किसी को भी भाई कहकर उनके हाथ पैर जोड़ सकती थी, जिससे उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जहां पूरा देश उन आरोपियों पर उंगली उठा रहा है, फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहा है, वहीं आसाराम बापू ने एक अपना अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया है। आसाराम बापू का बयान आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर उस लड़की को ही दोषी ठहरा दिया जिसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। बापू ने तो आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू की हम बात कर रहे हैं, उनके बयान की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बयान के जरिए आखिर वो क्या समझाना चाहते थे। इसे लेकर ये जो सवाल उठ खड़ा हुआ है, इसका जवाब अब आम जनता भी जानना चाहती है। आसाराम बापू ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, लड़की भी दोषी है। अगर वो उन दोषियों में से किसी को भाई कहकर हाथ पैर जोड़ती तो आज वो बच जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, आसाराम बापू का कहना है कि पुरुषों के लिए कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जिसका दुरुपयोग हो। ऐसा हुआ तो पुरुषों के साथ गलत हो जाएगा और फिर रोएगी तो कोई मां और बहन।
तो बिल्कुल बात आसाराम बापू की हो रही है। उनका दावा है कि अगर पीड़िता ने या उन बलात्कारियों में से किसी ने उसके सत्संग में आकर दीक्षा ली होती तो ये घटना ही ना होती। तो आसाराम बापू की बात करें, जिन्होंने कहा कि अगर चाहे उस पीड़ित लड़की की बात करें या फिर उन बलात्कारियों की बात करें, अगर कोई भी उनके आश्रम में आता, दीक्षा लेता, मेरा सत्संग सुनता, तो शायद ऐसा नहीं होता। और फिलहाल आसाराम बापू ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा, पूरी जानकारी के साथ सीधे बीएल सरोज हमारे साथ जोड़ गए हैं फोन लाइन पर। सरोज, जानना चाहेंगे थोड़ा सा विस्तार से कि आखिर आसाराम बापू कहना क्या चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे, क्या था उनका बयान? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अब ये जो दिल्ली गैंगरेप मामला है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति बाजी होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लोगों ने इसको एक बयानबाजी करने का एक जरिया बना लिया है कि एक मुद्दा मिल गया कि जिसपे चाहे जो चाहे जैसे बयान दे दे। पहले नेताओं के उलझुल बयान आते रहे और अब जिस कदर से आसाराम बापू का बयान इस पूरे मामले पर आया है, उसको देख करके लगता है कि महिलाओं की रक्षा या महिला सुरक्षा संबंधी किसी से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने आप को हाईलाइट रखना है, अपने आप की बयानबाजी को प्रमुखता देना। और ऐसा ही बयान खुद आसाराम बापू ने दिया है, जो एक राष्ट्रीय संत कहलाते हैं। उनसे इस बयान की उम्मीद नहीं थी कि जिस प्रकार से उन्होंने यह कहा कि अगर वो मेरी भक्त होती, मेरे आश्रम में आती, नियमित शिक्षा लेती, तो उसके साथ ये रेप की घटना नहीं होती। और साथ साथ उनको यहाँ तक बोल गए कि ताली जो है एक तरह से नहीं थी, कहीं ना कहीं वो लड़की को भी दोषी माने, जो पीड़िता मर गई है, कहीं कहीं उसको भी दोषी उन्होंने बता दिया है। तो ये लगता है कि अब ये बयानबाजी का एक मुद्दा बनता चला जा रहा है। बिल्कुल सरोज, मकसद इसके पीछे कुछ भी हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आसाराम बापू ये क्या कह गए। आसाराम बापू कोई एक आम इंसान नहीं है, आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्म का पाठ लोगों को पढ़ाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु की तरफ से इस तरह के बयान आएंगे तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है आम लोगों से? क्या वो समझाना चाहते हैं, क्या वो लोगों को बताना चाहते हैं? कहीं ना कहीं उन्हें सोचने की जरूरत है कि वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, आसाराम बापू पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज हर मामले में वो विवादित रहे हैं, चाहे वो दलित महिला के हाथ में माला पहनने की बात हो। यही राजस्थान की बात है, जब एक कार्यक्रम में आए थे, एक दलित महिला उनको माला पहनाना चाह रही थी, उसको धक्का दे देते हैं, वो महिला गिर जाती है, आगे निकल जाते हैं। उसके बाद में 2 बच्चों वाला तो पूरा कांड चलता है उनके आश्रम में। उसके बाद अब जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर के जो उनका बयान आया है, नहीं खुद पूरे महिलाएं समझ नहीं पा रहे। साथ जो राजनीतिक पार्टियां, खुद बीजेपी ने इसका विरोध किया, जिस तरह से उन्होंने कहा है महिलाओं की उनकी संप्रभुता पे ही उन्होंने केवल हमला कर दिया है, उनकी असमत बचाने की बात को दूर रही, महिलाओं की सुरक्षा की बात को दूर रही। उन्हीं से आरोप लगा रहे आसाराम बापू कि अगर लड़की ने थोड़े कहने वाले ये था कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो कहीं ना कहीं वो लड़कियों को आरोपित कर रहे हैं कि लड़की भी इस पूरे मामले में शामिल हो, किसी मामले में उसने अपनी सहमति देती हो। ये कहना चाह रहे हैं, मैं अपने शब्दों में यही कहना चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन सरोज, बड़ा सवाल यह है कि 16 दिसंबर की रात जो कुछ भी उस लड़की के साथ हुआ, उस पीड़िता के साथ हुआ, उसके बाद हर तरफ इस घटना की निंदा की जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो बयानों की बाढ़ आ गई है। कोई कहता है स्कर्ट ना पहने, कोई कहता है अश्लील गाने ना सुने, उन पर रोक लगाई जाए, कोई कहता है कि अगर भाई बना लेती तो शायद वो लड़की बच सकती थी। यानी कि क्या बयान का मकसद है और क्या समझाना चाहते हैं? यहाँ लगातार तमाम चैनलों की तरफ से अलग अलग माध्यम से लोगों से अपील की जा रही कि वो अपनी सोच बदले, मानसिकता बदले। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत है कि नेताओं को सबसे पहले उनकी मानसिकता बदली जाए, सबसे पहले ऐसे लोगों की मानसिकता बदली जाए जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल न्याय की जिस तरह से आसाराम बापू का बयान आया है, उनसे कम से कम समाज को ये उम्मीद नहीं थी। तमाम समाज की महिलाएं, देश की महिलाएं, उनको ये उम्मीद नहीं थी। राष्ट्रीय आयोग की जो महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा, उन्होंने बयान की निंदा की। उन्होंने कहा है कि आसाराम बापू से ऐसे संत से ऐसे बयान की आशा नहीं की जा सकती। साथ ही भारतीय जनता पार्टी है, राजस्थान इकाई की ओर से भी उसकी निंदा की गई है। उधर चतुर्वेदी ने यहाँ तक कहा है कि अगर संत ऐसा बयान देंगे तो किस समाज की हम कल्पना करते हैं, किस कानून की हम बात करते हैं। और साथ साथ जिस कदर से पक्ष लिया है एक तरह से आसाराम बापू ने कि कानून ऐसा बनाया जाए जो पुरुषों के खिलाफ ना हो, तो कहीं ना कहीं वो एक सरकार को भी एक तरफ ध्यान बंटवा रहे हैं कि कानून ही ला देने, और आरोपियों के ये लगता है जैसे मानो आरोपियों को बचाने के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में ये विवादास्पद बयान है और इस बयान ने अब एक नई बहस को छेड़ दिया है कि आखिर सबसे पहले किसकी मानसिकता बदली जाए। हम लोगों की, आम लोगों से कहते हैं, अपील करते हैं कि वो अपनी सोच को बदले, समाज की सोच को बदली जाए। लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले जरूरत है ऐसे लोगों की
जो रास्ता दिखाते हैं, लोगों को मार्गदर्शित करते हैं, लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक लोगों के जहन में, उनके दिल में ऐसे लोगों के प्रति इज्जत की भावना है। लेकिन अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो क्या वाकई में वो इज्जत बनी रहेगी? क्या वाकई में ऐसे लोगों की भी इज्जत करनी चाहिए? इसे लेकर जरूर सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे साथ फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चैनल वन न्यूज के न्यूज हेड रहमतुल्लाह जी जुड़ गए हैं। रहमतुल्लाह जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इस बयान के क्या मायने निकालते हैं आप? नेहा, एक आध्यात्मिक गुरु से इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह की रिएक्शन की उम्मीद नहीं की जा रही थी। अगर आशाराम बापू ने इस तरह का रिएक्शन दिया है तो रियली ये दुखद है, हम सब के लिए दुखद है, देशवासियों के लिए दुखद है कि इस तरह की शर्मनाक घटना पर उनका इस तरह से बयान आना। और समझ में नहीं आता है, यह अलग बात है कि आशाराम बापू हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं, इन पर खुद इस तरह के आरोप लगे हैं कि बच्चों और महिलाओं के शोषण का आरोप इनके आश्रम पर लगा है। तो मुझे लगता है कि शायद इनसे इसी तरह के बयान की लोगों को उम्मीद थी। सवाल यह पैदा होता है, इनका यह कहना कि अगर ताली दोनों हाथ से नहीं बजती है, इनका यह कहना है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोवोकेटिव एक्शन था उस लड़की का उस दिन। कैसे ऐसा माना जाएगा जब वो लड़की अपने किसी एक पुरुष मित्र के साथ थी? तो क्या उस जमाने में उन जिनको देखने से नहीं लगता है कि हाँ उनके साथ वो लड़की कहीं इस तरह का वो चाहेगी, इच्छा जाहिर करेगी कि हाँ उनके साथ इस तरह की हरकत की जाए? सवाल पैदा होता है कि कैसे एक आध्यात्मिक गुरु इस तरह का बयान देता है। ये रियली दुखद है। और ताली एक हाथ से नहीं बजती, कैसे नहीं बजती? अगर नहीं बजती तो फिर दुनिया में क्राइम नहीं होता। कैसे कोई किसी की हत्या कर देता है, कहीं कोई डकैती कर लेता है? क्या कोई हमारे घर में डकैती करने आता है तो क्या मैं उसको बुलाता हूं इसलिए वो डकैती? इसका यही मतलब हुआ कि दोनों हाथ से। इसका मतलब इस लड़की ने, जो लड़की अपने पुरुष मित्र जिससे कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी, उसके साथ वो जा रही थी, और क्या उस वक्त ऐसी हरकत कर रही थी 10 बजे रात में? रियली ये दुखद है कि एक आध्यात्मिक गुरु इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, इस तरह का बयान देते हैं और भाई बना लेते हैं जिस पर हैवानियत हावी हो। जिस वक्त वैसे इस वक्त जिस वक्त जब हम सब जानते हैं इतने दिनों के बाद सारी हकीकत आ गई है सामने कि वो सारे लोग जो है ना शराब पिए हुए थे, ज्यादातर लोग उसमें शराब पिए हुए थे और वो बिल्कुल वो एंजॉय राइट पर निकले हुए थे। जैसा कि हमारे इस पुलिस कमिश्नर का भी बयान आया है, वो एंजॉय राइट पर, कोई ऐसा नहीं था कि वो अपनी ड्यूटी पर निकले हुए थे। उस वक्त एक जो ये बस है उस वक्त उसकी ड्यूटी का टाइम नहीं था, उस वक्त ये एंजॉय राइट पर निकले हुए थे। ये उस वक्त शराब पिए हुए थे, सबके सब ज्यादातर लोग उसमें शराब पिए हुए थे। बिल्कुल रहमतुल्लाह जी, जिस तरीके से सरोज से बात हुई, सरोज का साफ तौर पर कह रहा था कि बात चाहे आध्यात्मिक गुरु की हो या फिर उन तमाम नेताओं की जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, एक सीधा और बहुत आसान सा पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी पाने के लिए लोगों का आकर्षण, लोग उनकी तरफ आकर्षित हो, लोग उनको लेकर बातें करें, कहीं ना कहीं उस मकसद से इस तरह का बयान दिया गया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर राजनीति होनी चाहिए, ये ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर सस्ती लोकप्रियता के लिए इस मुद्दे को उठाए, उस लड़की की भावना, उसके परिवार वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए? पब्लिसिटी स्टंट भी अगर मैं इसको मान लूं तो भी एक कहीं ना कहीं एक गरिमा होती है। किसी भी अगर एक आध्यात्मिक गुरु से इस तरह की चीप उनके इस तरह के चीप स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं की जाती है। और एक देश ऐसे एक आध्यात्मिक गुरु जो अपने को कहते हैं सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु, उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती है नेहा। और मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना बयान है उनका कि वो भाई बना लेती है। जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि क्या जिस वक्त किसी पर हैवानियत हावी हो उस वक्त क्या भाई बनाने से क्या भाई अब अपने बहन के साथ ऐसा नहीं करता है? बिल्कुल। क्या बाप के साथ, ये हर दिन हम मीडिया में चलाते हैं कि बाप ने अपनी बेटी, एक मासूम अबोध बेटी के साथ वो ऐसी हरकत करता है, तो क्या जिस वक्त हैवानियत किसी पर हावी हो उस वक्त क्या भाई बनाने से ऐसा होता है? इतने कम देर के, कम सेकंड, कम मिनटों, कम लम्हों के भाई और बहन के रिश्ते में क्या कौन सी पाकीज़गी होती है? तो मुझे लगता है कि बहुत ही बचकाना बयान है आशाराम बापू का। फिर इनका यह कहना कि क्या कानून ऐसा न बने कि जिसके बाद जो है ना महिलाएं, मां और बहन जो है ना असुरक्षित हो जाए। बहुत ही दुखद है, बहुत ही अफसोसनाक है कि एक कम से कम उनकी उम्र को भी देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई 17 और 18 साल के हैं कि इस तरह का वो बयान देते हैं। कोई भी क्राइम के अगेंस्ट पनिशमेंट होना चाहिए, बस इतनी ही। चाहे अगर एक महिला अगर किसी की हत्या करती है तो क्या उसको हम सजा की मांग करते हैं? तो अगर एक पुरुष कोई इस तरह की हरकत करता है तो उससे सजा की मांग होती है। इसमें कौन सा ये ऐसी बात है जिसमें इनका ये कहना कि ऐसे कानून न बनाए, यानी ऐसे सख्त कानून न बनाए जाए जिससे बाद में महिलाएं और असुरक्षित हो जाए। ये रियली अफसोसनाक है, ये दुखद है आशाराम बापू का इस तरह का स्टेटमेंट और उनकी ये सोच, उनकी ये मानसिकता रियली अफसोसनाक है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अफसोसनाक है, विवादास्पद है और सभी इस बयान की निंदा भी कर रहे हैं और मीडिया में, तमाम चैनलों में भी इस मुद्दे को लेकर, इस बयान को लेकर चर्चाओं का बाजार तेज है। चर्चा की जा रही कि आखिर वो समझाना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं आशाराम बापू? एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते उनकी क्या मर्यादा है, वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लहजे में वो बोल रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है तो कहीं ना कहीं इसकी निंदा भी होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन ये जो सवाल मैंने सरोज से किया, वही सवाल मैं रहमतुल्लाह जी आपके साथ भी दोहराना चाहूंगी, आप पर भी, कि ये हम लगातार
जब ये घटना घटी उसके बाद उस लड़की से कोई संबंध नहीं था देश के लोगों का, लेकिन उसकी मौत की खबर ने सभी को रुला दिया, सभी की आंखों को नम कर दिया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस घटना की ना सिर्फ निंदा की गई बल्कि अफसोस भी जताया गया कि हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। और लगातार तमाम लोगों के जरिए, तमाम माध्यमों के जरिए, मीडिया चैनल्स ने भी अपील की लोगों से कि अपनी सोच बदलिए, अपनी मानसिकता बदलिए, इज्जत एक महिला को जो चाहिए, महिलाओं के प्रति इज्जत बरतिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो शुरुआत होनी है वो सबसे पहले इन नेताओं से, इन आध्यात्मिक गुरुओं से और ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं अभी भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं उस पूरे मामले का। तो लोगों से पहले तो इनकी सोच बदलने की जरूरत है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपने नेहा सही कहा कि हम समाज में ये हम सब की ड्यूटी है, किसी एक की ड्यूटी नहीं कही जा सकती। हम सब की ड्यूटी है, जो हमारी मानसिकता है कि महिलाओं को देख करके जो हमारी एक है कि अगर अपनी माँ बहन अगर नहीं हो तो किसी को देख करके जो हमारी मानसिकता है, जो हमारी सोच है, कहीं ना कहीं हम सबको उसको बदलने की जरूरत है। मैंने पहले भी बताया कि कई दफे हमारे साथ जो काम करने वाले लड़कियां हैं उनका कहना है कि अगर वो बस में अगर चल रही हैं, उस पर अगर कोई लड़के उसके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, वो रिवोल्ट करती है, तो बाकी सारे लोग वहां पर मूक दर्शक बने होते हैं। तो इसका मतलब कि ये पुलिस है, ये कानून नहीं है। हम सबको कहीं ना कहीं मानसिकता हमारी है ऐसी, और हमको मानसिकता बदलने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं हमारी वो सोच, हमारा वो हम कह सकते हैं कि जो हमारी परवरिश है, कहीं ना कहीं उसमें भी एक बदलाव की जरूरत है कि हम अपने बच्चे को किस तरह की तरबियत देते हैं, किस तरह की शिक्षा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आम लोगों की सोच कैसे बदलेगी? आम लोगों की जो सोच बदलने की शुरुआत की हम उम्मीद करें वो कैसे होगा? नेताओं की बात करते हैं, कहते हैं कि आप स्कर्ट पहनने पर रोक लगा दीजिए, आप कहते हैं कि अश्लील गानों पर रोक लगा दीजिए, लेकिन वही दूसरी तरफ उनका बयान आता है कि ये तो प्राकृतिक जरूरत है और कुछ गलत नहीं हुआ। अगर नेता इस तरह की बयानबाजी करें, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारा, अगर वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु की बात करें, एक गुरु होने के नाते वो हमें रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शित करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं आम लोगों से कि वो अपनी सोच को बदले? रिस्पॉन्सिबल बयान है उनका, और उनकी हर तरफ इसीलिए निंदा हो रही है। और ये इस तरह के, और यही वजह है कि ऐसे नेता को मुक्की खानी पड़ती है, ऐसे नेता को अपना बयान वापस लेना पड़ता है। और ऐसे नेता ये कहते हैं कि हाँ, हमसे हमारे बयान को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जैसा कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक विधायक ने ऐसा बयान दिया था कि स्कर्ट पहनने से इस तरह की घटनाएं होती है और लड़कियों को या स्कूल कॉलेज की लड़कियों को स्कर्ट पहनने पर बैन लगा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे नेताओं को, और इसलिए मैंने कहा कि हम समाज की जिम्मेदारी है, और समाज में वो हमारे नेता भी आते हैं, हम सब आते हैं, हमारे गार्जियन आते हैं, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक कानून से इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं पाया जा सकता है। कहीं ना कहीं हमारी जो परवरिश है, हमारा जो समाज है, उसमें इस तरह के, जब तक हम इस तरह से अपने बच्चों को इंजेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में उनके अलावा भी माँ बहन है और उनके साथ हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तभी जाकर के इस पर पूरी तरह से हम अंकुश पा सकते हैं। सही कहा रहमतुल्लाह जी आपने कि परिवर्तन की जरूरत है, सोच में परिवर्तन की जरूरत है और मानसिकता बदलने की जरूरत है। महिलाएं कुचलने के लिए नहीं, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इज्जत की जानी चाहिए। और ये लगातार अपील चैनल वन न्यूज अपने दर्शकों से कर रहा है कि आप इज्जत करिए, आप सोच बदलिए, तभी हम बदले समाज की परिकल्पना कर सकते हैं, बदले देश की परिकल्पना कर सकते हैं। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली गैंगरेप ने जिस बहस को छेड़ा, उसका कोई नतीजा निकलने से पहले ही दिल्ली से सटे नोएडा में भी यही कहानी दोहराई गई है। एक मासूम ने लड़की होने की कीमत चुकाई है
और अब सियासत का रंग भी इस मसले पर चढ़ने लगा है। दरअसल यूपी की पूर्व मुखिया और बीएसपी सुप्रीमो मायावती मौजूदा सरकार पर भड़की हैं और अखिलेश सरकार को ही बर्खास्त कर देने की मांग कर रही हैं। सूबे में बढ़ती बलात्कार की वारदातों का हवाला देते हुए मायावती ने सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी में जो बड़े पैमाने पर गुंडे बदमाश माफिया भरे हैं, तो वो किसी न किसी लालच में तो अपराध करते हैं। तो इसमें एक जो अहम मुद्दा है वो करप्शन का भी है। तो जो सपा के जो गुंडे बदमाश माफिया हैं, तो वो जो करप्शन में भी वो लिप्त हैं और बड़े बड़े पैमाने इन लोगों के माध्यम से, तो खास तौर से सपा के लोग काफी पैसा धन वसूलते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने ये बात भी बार बार कही है कि पूर्व की सरकार के जो कार्यों की जांच हो रही है, यदि ईमानदारी निष्ठा से कार्यों की जांच होती तो हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। जब हमारी सरकार थी तो हमने भी की थी। तो मायावती ने निशाना साधा अखिलेश सरकार पर और ये विपक्ष का हमला था सरकार पर, यूपी सरकार पर। लेकिन कहीं ना कहीं इन हमलों के बाद ये समझने की जरूरत है कि क्या वाकई में इन आरोपों में दम है। और जो हकीकत निकलकर सामने आई है वाकई में सोचने पर मजबूर करती है कि 1 साल पूरे होने में इस सरकार को कुछ महीने रह गए हैं, लेकिन जिस अपराध को कायम और खत्म करने की बात और दावा सरकार की तरफ से किया गया था, आज वही अपराध कम होने के बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे रुख करते हैं रहमतुल्लाह जी का। रहमतुल्लाह जी, इन आरोपों को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि निराधार ये आरोप नहीं है, हकीकत यही उत्तर प्रदेश की है कि अपराध गिरने के बजाय बढ़ रहा है और 1 साल पूरे होने वाले इस सरकार के। लेकिन क्या किया इस सरकार ने अपने इस कार्यकाल में? नेहा, देखिए, ये सिर्फ एक राजनीतिक जो है आरोप है और इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक करप्शन की बात है, तो मायावती जी इसके लिए जानी जाती हैं। उनके मंत्री को रिजर्वेशन देना पड़ा था इनके जमाने में, जितना करप्शन हुआ था। मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करता हूं अखिलेश सरकार को। अखिलेश सरकार के जमाने में क्राइम बढ़े हैं, सब कुछ हुआ है। और जैसा कि नोएडा की घटना आपने बताई है कि वहां एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है, ये सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट है और दिल्ली के मुकाबले में अगर कहूं तो अखिलेश सरकार ने बेहतर काम इसलिए किया कि उसने जो भी पुलिस वाले वहां इररेस्पॉन्सिबल थे, जो ड्यूटी पर नहीं थे, उस सबको उसने सस्पेंड किया है इमीडिएटली। रहमतुल्लाह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये जो बयान मायावती का आया है और जो उन्होंने नोएडा का जिक्र किया है, क्योंकि ये इस मामले के कुछ ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। 2 दिन पहले की घटना है जहां एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और जब ये लड़की लापता होती है घर से, परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं तो पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि आपकी लड़की जवान है, हो सकता है घूमने गई हो, और अगर उसी वक्त ढूंढा जाता उस लड़की को तो शायद उसे बचाया जा सकता था। उसके बाद जब उस लड़की का शव मिलता है, उसकी लाश मिलती है, तो सिर्फ हत्या का मामला दर्ज किया जाता है, बलात्कार का मामला दर्ज नहीं होता। तो आप ये क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अखिलेश सरकार या ये कहे कि सपा सरकार की कार्यकाल की तमाम कार्यकालों की बात करें, इतिहास पर अगर गौर करें, तो हमेशा से देखने को मिला है कि जनता हमेशा पस्त नजर आती है लेकिन पुलिस हमेशा मस्त नजर आती है। और एक बार फिर से वही बानगी देखने को मिली है जिसे लेकर ये सवाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल, मायावती ने इसलिए इस पर सवाल खड़े किए हैं कि अखिलेश सरकार में इसके जमाने में करप्शन, इनके जमाने में लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और उसी तरह है, इसलिए यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन यह अलग बात है कि एक घटना को लेकर के राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। और यह चूंकि पॉलिटिकल एक बयान है, वो विपक्ष के नेता है, इसलिए पॉलिटिकल बयान उनको देने का राइट है, उनको हक है और ये पॉलिटिकल बयान दे रही है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि क्या इस तरह के जो क्राइम है वो मायावती सरकार में अभी कुछ दिन पहले, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, उसके पहले मायावती वहां मुख्यमंत्री थी, उनके जमाने में इस तरह करप्शन के पर यह बोल नहीं है, मायावती बोल रही है कि करप्शन जो है ना अपने पीक पर है। अखिलेश सरकार में करप्शन इनके जमाने में भी था, यही वजह है कि इनके कई जो मंत्री थे उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा था। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल बयान है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि दिल्ली की जो घटना है उसके कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया है, इसलिए कि जो पुलिस वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 2 महीना पहले वो उन्हीं का ये था, एक ही जगह काम कर सहकर्मी था वो लड़का जिसने ये उसकी हत्या की है, जिसने उनके साथ बलात्कार किया लड़की के साथ, मासूम लड़की के साथ, तो सहकर्मी था। बिल्कुल, यहाँ पर रहमतुल्लाह जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि सरकार की तरफ से उन तमाम पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया जिनके ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन यही यूपी सरकार है जिस अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कुछ महीनों बाद उसे उसी पद पर बैठा दिया गया, उससे ऊपर की कुर्सी दी गई। तो इसलिए भी सवाल खड़े हुए। हालांकि आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हालात की बात कर रहे हैं, सीधे राकेश का रुख करते हैं और राकेश से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सरकार बेहतर थी, मायावती की सरकार या फिर इस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार है? क्या वाकई में अखिलेश सरकार की तरफ से ऐसे काम किए गए हैं जिसकी वजह से उनकी पीठ थपथपाई जाए, या जो उंगलियां मायावती उठा रही हैं वो आरोप लगा रही हैं, कितने उन आरोपों पर गौर किया जाए? क्या कहेंगे राकेश साहब?
देखिए, मायावती ने जिस तरीके से आज राज्य सरकार की कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाई, निशाना साधा और यहाँ तक कहा कि इस मामले में राज्यपाल तत्काल जो है संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति से जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संतुष्टि किए जाने की मांग करें, तो ये अपने आप में काफी बड़ा उनका जो है उन्होंने निशाना साधा है राज्य सरकार पर। लेकिन जहां तक बात यह है कानून व्यवस्था की, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मायावती की पूर्ववर्ती सरकार में भी जो है आप देखें तो अपराध काफी था और आखिरी के 6 महीनों में जिस तरीके से बलात्कार की घटनाओं की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं का। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री जो है उनके मंत्रिमंडल के जो है वो बलात्कार के केसेस में जेल में है और कुछ में भी मुकदमा चल रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी सरकार में इस मामले में कंपेरेटिवली बहुत अच्छी थी, उनकी सरकार में भी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी और यही वजह थी कि जनता ने जो है उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। और लेकिन ये एक जरूर बात है कि वैकल्पिक रूप से या अगर ऑप्शन की बात करें तो जनता ने जिस तरीके से दोबारा समाजवादी पार्टी को जो बहुमत से सरकार में लाई है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर विश्वास है कि शायद इस बार समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके की मैनिफेस्टो घोषणाएं करी हैं कानून व्यवस्था के ऊपर, जिस तरीके से वो आंदोलन। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से मायावती की हम बात कर रहे हैं, मायावती के शासनकाल में भी अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक खौफ था मायावती का। वहीं दूसरी तरफ सपा सरकार के साथ गुंडा राज का ये शब्द जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इसी दाग को धोने के लिए कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये असर होता कम ही नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता रहे कि किस तरीके से मायावती ने निशाना साधा है यूपी सरकार पर और आरोप लगाया कि अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। मायावती के इस बयान पर हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल ने वरिष्ठ नेता रशीद मसूद से खास बातचीत की, सुनिए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। हम इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए देश के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रशीद मसूद साहब के साथ हैं। हम सीधे इनसे जानते हैं कि क्या कहना है मायावती की इस मांग पे। देखिए, मांग करने पे कोई टैक्स तो लगता नहीं है। हर अपोजिशन का आदमी मांग करता है। जब मायावती जी की सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी यही मांग करते थे कि इनको डिसमिस की जाए, गवर्नर रूल लगना चाहिए। अब समाजवादी की सरकार है तो अब बीएसपी वही मांग कर रही है। सही बात यह है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जब तक नहीं रख सकता जब तक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ना हो। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ अभी लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में ये डिमांड मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है, वहां तमाम तरह के हादसे हो रहे हैं। उन्होंने नोएडा की एक घटना की बात करी कि नोएडा में रेप हुआ और उसके जल्दी जल्दी में आनंद फानन ने पुलिस ने ऐसा किया। तो मतलब राष्ट्रपति शासन नहीं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की सरकार की जिम्मेवारी होती है। नहीं, कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मेरा अपना अंदाज है, ये मेरी अपनी जाती राय है कि उस स्टेज पे नहीं है जहां सरकारों को डिसमिस किया जाए। और बात सही है कि कानून व्यवस्था ठीक उत्तर प्रदेश के होने की उम्मीद नहीं, खराबी होने की उम्मीद है और शायद ऐसी हालत में ना पहुंच जाए कि जहां डिसमिस करना भी पड़ जाए, क्योंकि वहां एक मुख्यमंत्री नहीं है, 5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। बेचारे अखिलेश तो सिर्फ पंचम तल के इंचार्ज मुख्यमंत्री हैं, जो बाहर बैठे वो मुख्यमंत्री है वो ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री है। ऐसे साहब, एक नया मामला आया है। आशाराम बापू ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो घटना घटी उस लड़की के साथ उसको भाई बना लेना चाहिए था, माफी मांग लेनी चाहिए थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अफसोसनाक बयान है और खास तौर पर एक धार्मिक गुरु के मुंह से इस तरीके के प्रवचन बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। अकबरुद्दीन उवैसी साहब का बयान आया जो कि मतलब आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त और इस हालात में और ऐसी जगह पे इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बयान को वोट का लालच समझता हूं। हमारी मुसीबत ये आ गई कि हम ये नहीं सोचते कि हम जो बयान दे रहे हैं उसका रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। हम बयान देते हैं कि हमें इमीडिएटली हमें उससे फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बड़ा अफसोसनाक बयान है वो भी, और हमें पॉलिटिकल लीडरों को अब अकल और होश की बात करनी चाहिए। ये नहीं कि लोगों के जज्बात भड़का करके और वोट की ही राजनीति करें। इससे ऊपर उठ करके हिंदुस्तान के कंस्ट्रक्टिव कामों में, तामीरी कामों में हिस्सेदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहब। मसूद साहब कह रहे हैं कि अब खास करके राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं को अपने बयान से पहले कई बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि इस बयान का असर क्या पड़ेगा। साहब मसूद साहब ने एक लहजे में ये भी कह दिया है कि पहले सोचो फिर बोलो।
कैमरामैन दीपक के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। तो बिल्कुल तमाम मुद्दों पर बातचीत की रशीद मसूद से। फिलहाल रहमतुल्लाह जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। नमस्कार। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब,